बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है स्थानीय शासन किसे कहते हैं, या स्थानीय शासन से संबंधित। ये बच्चों 11वीं क्लास की है और CBSE ने जो इस साल फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन रखे हैं वो शॉर्ट मल्टीपल चॉइस रखे हैं और उसी के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। चलिए बच्चों शुरू कर लेते हैं। पहला वो है स्थानीय शासन किसे कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के शासन को, बी विधान परिषद और विधानसभा के शासन को, गांव और जिला स्तर के शासन को, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बच्चों सी, यानी कि बच्चों गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। यह आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन है। इसमें जनता की प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान बहुत तेज़ी से और कम खर्च पे हो जाता है। भाई गांव का प्रधान है, आप आसानी से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सुबह को उठो किसी भी टाइम पकड़ लो, रात में किसी भी टाइम मिल लो उससे। तो ये लोगों के पास सबसे आसान तरीका है, सबसे नज़दीक का है। तो हम यूँ कह सकते हैं जो स्थानीय शासन है वो गांव और ज़िला स्तर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। ए जनता की अधिकतम भागीदारी, बी सरकार का निर्माण, सी सार्थक भागीदारी और जवाबदेही, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों लोकतंत्र का जो मेन अर्थ है वो है सार्थक भागीदारी, लोगों की सरकार बनाने में सार्थक भागीदारी और जवाबदेही। तो सी मैंने इसका आंसर बताया। देखिएगा अब इसे हम समझ लेंगे। सार्थक भागीदारी तथा जवाबदेही बच्चों जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन, सक्रिय भागीदारी, उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वह काम स्थानीय लोगों और उनके प्रतिनिधियों के हाथों में सौंप दिए जाने चाहिए और आम जनता राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कहीं ज़्यादा नज़दीक स्थानीय लोगों से परिचित होती है। बच्चों सार्थक भागीदारी जब ही है, इसके तहत क्या है, जो काम है स्थानीय लेवल का काम स्थानीय लोगों के हाथ में सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब स्थानीय लेवल का लोगों का काम स्थानीय लोगों के पास होगा वो आसानी से सही और सही से होगा, क्योंकि जो स्थानीय लोग होंगे या स्थानीय प्रधान होंगे वो अपने आसपास के लोगों को सही प्रकार से जानते होंगे। ठीक है, और ये सार्थक भागीदारी और जवाबदेही पैदा करती है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय कब अस्तित्व में आया। जो वर्तमान में निर्वाचित निकाय है ये कब अस्तित्व में आया, 1919 में, 1882 में, 1952 में, 1950 में। सही आंसर है बच्चों बी, 1882 में। प्राचीन भारत में अपने शासन को चलाने वाले समुदाय सभा के रूप में मौजूद थे। हमें पता है कि जब मुगलों का दौर था उससे पहला दौर था तो स्थानीय रूप से सरकार थी, गांव में पंच होते थे, सरपंच होते थे, वही फैसला करते थे। जातिगत पंचायतें अलग थी, ग्राम पंचायतें अलग थी। ठीक है, लेकिन आधुनिक समय में निर्वाचन निकाय का जो स्थापना की गई वो 1882 के बाद अस्तित्व में आई थी। और बच्चों उस वक्त इन्हें मुकामी बोर्ड कहा जाता था, यानी कि जब 1882 में ये अस्तित्व में आई अंग्रेजी हुकूमत के दौर में, तब इन्हें बच्चों मुकामी बोर्ड के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन से भारत सरकार अधिनियम के बनने के बाद अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतें बनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1942, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संविधान के किस भाग में स्थानीय शासन की चर्चा की गई है। ए मौलिक अधिकारों वाले भाग में, बी नागरिकता वाले भाग में, सी नीति निर्देशक सिद्धांतों में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बच्चों इसका सी, नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अब बच्चों जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय जो है प्रदेशों को सौंप दिया गया कि स्थानीय शासन प्रदेश चाहेंगे तो स्थानीय लेवल पर ग्राम पंचायत या ग्राम परिषद बनाएंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसकी चर्चा की गई है। तो संविधान का कौन सा भाग हुआ, नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी सी ऑप्शन इसका सही मैंने आपसे बताया। स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी। यानी स्थानीय शासन के जो निकाय हैं उनमें संवैधानिक दर्जा किस निकाय ने कहा था कि भाई स्थानीय शासन होना चाहिए, एक समिति बनाई गई। वो समिति कौन थी, रंगराजन समिति, बी सच्चर समिति, सी पी के थोंगन समिति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी,
पी.के. थुंगन समिति। सन 1989 में स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। संविधान के का जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में, 1987 में, 1992 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी, 1992 में। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में कौन कौन से अंग हैं? ए ग्राम सभा, बी ब्लॉक समिति, सी जिला पंचायत, डी उपरोक्त में से उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। बच्चों त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के जो अंग हैं ग्राम सभा, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, तीनों के तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्थानीय शासन व्यवस्था में चुनाव कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? 6 वर्षों में, बी 5 वर्षों में, सी 4 वर्षों में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है बी, 5 वर्षों के लिए। स्थानीय शासन व्यवस्था में चुनाव 5 वर्ष के लिए किए जाते हैं और बच्चों इसमें जनता सीधे वोट करती है। ठीक है, जिस प्रधान को या जिस ब्लॉक प्रमुख को या जिस ब्लॉक जिला पंचायत सदस्य को चुनना होता है तो वोट सीधे पब्लिक देती है और ये हर 5 साल में होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्थानीय शासन व्यवस्था में आरक्षण की निम्न में से क्या व्यवस्था है? ए महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर आरक्षण, बी अनुसूचित जाति और जनजाति अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, सी यदि प्रदेश की सरकार चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है, डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर बच्चों डी है उपरोक्त तीनों। महिलाओं के लिए भी 1/3 सीट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। साथ ही अगर प्रदेश सरकार चाहती हैं वो स्थानीय निकाय के चुनावों में पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दे सकती है, लेकिन ये जिम्मेदारी है प्रदेश सरकार की। अब बच्चों जब ये 73वां संविधान संशोधन हुआ तो आदिवासी जनसंख्या वाले जो क्षेत्र थे ये विशेष राज्य का विशेष क्षेत्र रखते थे, तो ये 73वां संविधान संशोधन तो आदिवासी लोगों पर लागू नहीं हो सका। तो इसे लागू कराने के लिए क्या किया गया? ए 1995 में एक अलग कानून बनाया गया, बी 1996 में एक अलग कानून बनाकर, सी 1993 में अलग कानून बनाकर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बच्चों बी, 1996 में एक अलग कानून बनाया गया जिसके बाद आदिवासी जनसंख्या वाला जो क्षेत्र था ये भी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आ गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? जो बच्चों पंचायती राज के चुनाव होते हैं इससे कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ए निर्वाचन आयोग की, बी स्थानीय निकाय की, सी राज्य चुनाव आयुक्त की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है सी, राज्य चुनाव आयुक्त है ना पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है? राज्य सरकार के लिए वित्त की व्यवस्था करना, राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच वित्त व्यवस्था करना, सी स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति की जानकारी रखना, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है सी, स्थानीय स्तर के जो संस्था है जो स्थानीय शासन है वित्त राज्य वित्त आयोग है, ये क्या काम करता है? स्थानीय शासन की संस्थाओं की पैसे से संबंधित क्या स्थिति है इसकी जानकारी रखता है। बच्चों प्रदेश की सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हर 5 वर्ष में एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाए और ये आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति की जानकारी रखता है और बताता है कि किन किन क्षेत्रों में इस इलाके में काम किया जाना है या पैसा किस प्रकार इन्हें आवंटित किया जाए या कितना पैसा आवंटित किया जाए। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ग्रामीण स्थानीय शासन से, बी शहरी स्थानीय शासन से, सी लोकसभा से, डी राज्यसभा से। सही आंसर है बच्चों शहरी स्थानीय शासन से। 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत शहरी इलाकों में आने के लिए शर्तें क्या हैं, यानी कि कौन कौन से इलाके शहरी क्षेत्रों में माने जाएंगे। सबसे पहली शर्त, कम से कम जनसंख्या 5000 से ज़्यादा हो। कामकाजी जो पुरुषों जो काम करने वाले आदमी हैं वो कम से कम 75% लोग खेती बाड़ी करते हों। तीसरा, जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होना चाहिए। डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर बच्चों उपरोक्त तीनों। और बच्चों 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 400 व्यक्ति हों।
इसका मतलब ये होता है जनसंख्या का घनत्व। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्रामीण शासन व्यवस्था से, शहरी शासन व्यवस्था से, सी विधान परिषद से, डी विधानसभा से। बच्चों इसका सही आंसर है ग्रामीण शासन व्यवस्था से, ए। ऐसा कौन से प्रावधान है जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन में समान है? ए आरक्षण विषयों का हस्तांतरण, बी प्रादेशिक चुनाव आयुक्त, सी प्रादेशिक वित्त आयोग, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। बच्चों मैं बता दूं इसमें एक संबंध और भी है। जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन ये बताता है कि जो सदस्य चुने जाएंगे उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन के हवाले कितने विषय किए गए हैं? यानी कि जो स्थानीय शासन व्यवस्था है उसमें स्थानीय शासन को कितने विषय मिले हैं? 24, 25, 29, 31। सही आंसर है बच्चों सी, 29 विषय दिए गए हैं। बच्चों 11वीं अनुसूची के विषय कौन कौन से हैं? 11वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए वो कौन कौन से हैं? ए सड़कें, बी पेयजल, सी ग्रामीण विकास, डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी उपरोक्त तीनों। 11वीं अनुसूची के मुख्य विषय हैं ग्रामीण विकास है, सड़कें बनाना है, पेयजल की व्यवस्था करना है, उचित शिक्षा की व्यवस्था करना है, ग्रामीण विद्युतीकरण करना है, गांव में बिजली लाने की व्यवस्था करनी है, बाजार एवं मेलों की व्यवस्था करना है, कृषि से संबंधित कार्य, सिंचाई से संबंधित कार्य, लघु उद्योग यानी छोटी छोटी फैक्ट्री कंपनियों का, स्वास्थ्य और परिवार से संबंधित, ये सारे के सारे विषय 11वीं अनुसूची में वर्णित हैं। स्थानीय शासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं? ए धन का अभाव, बी वित्त की मदद के लिए सरकार पर निर्भर रहना, सी आय से अधिक खर्च करना, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। स्थानीय शासन के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्थानीय शासन के पास धन का अभाव है और इन्हें हमेशा वित्त के लिए, पैसे के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है और इनके जो खर्चे हैं वो बच्चों आय से ज़्यादा हैं। बच्चों इसी